नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद तीखी राजनीतिक चर्चा के बीच उतरने वाले हैं। हम मिरास्टच की एक हालिया स्रोत सामग्री को निष्पक्ष रूप से खंगालेंगे और देखेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। हमारा मकसद यहाँ कोई पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन मुख्य दावों, उनके बचावों और फैक्ट चेक्स को व्यवस्थित रूप से आपके सामने रखना है, ताकि हम सब मिलकर समझ सकें कि आजकल का ये राजनीतिक नैरेटिव आखिर किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के इस रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस पूरी जानकारी को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, अमेरिका ईरान तनाव। दूसरा, हमारी अर्थव्यवस्था पर चल रही बहस। तीसरा, 6 जनवरी का वो बहुचर्चित फंड। और अंत में राष्ट्रपति के कार्यों का बचाव। इस तरह से हम इस उलझे हुए राजनीतिक माहौल को आसानी से समझ पाएंगे। भाग 1, अमेरिका ईरान तनाव और बातचीत। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत विदेश नीति से करते हैं, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ती बयानबाजी और रुकी हुई कूटनीति से। देखिए, हालात कितने तनावपूर्ण हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्रोत सामग्री में ईरानी विदेश मंत्री अरागची की इस गंभीर चेतावनी को प्रमुखता से दिखाया गया है। उनका सीधा संदेश है कि अगर संघर्ष फिर से शुरू हुआ तो विमानों के नुकसान और भारी जनहानि सहित कई सरप्राइज देखने को मिलेंगे। जाहिर है, इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दांव बहुत ऊंचे लगे हुए हैं और ये वर्तमान कूटनीतिक गतिरोध को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टिंग के आधार पर एक तरफ ईरान वित्तीय राहत और होर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी भूमिका चाहता है, वहीं अमेरिका उनके परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह बंद करने की अपनी मांग पर अड़ा है। सच कहूं तो दोनों पक्ष अभी एक दूसरे से मीलों दूर खड़े हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। जहां एक और गंभीर गतिरोध बना हुआ है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस की बालकनी से दिया गया यह बयान कुछ और ही कहता है। उनका दावा है कि ईरान किसी भी तरह से समझौता करने के लिए बेताब है और इसके नतीजे में तेल की कीमतें जल्द ही गिर जाएंगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को सीधे हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था से जोड़ने का एक दिलचस्प प्रयास है। इसी मुद्दे पर हमें 2 बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। जेडी वैंस का कहना है कि ईरानी नेताओं की स्थिति भ्रामक है और ये समझना मुश्किल है कि वो आखिर चाहते क्या हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत होस्ट का तर्क है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान की रेड लाइंस, यानी जो शर्तें वो नहीं मानेंगे, वे पूरी तरह से स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से प्रकाशित हैं। इस बहस का एक और अहम पहलू हमेशा चलने वाले युद्धों का है। वेंस प्रशासन का बचाव करते हुए 11 हफ्ते के युद्धविराम का हवाला देते हैं और कहते हैं कि कूटनीति काम कर रही है। लेकिन जरा होस्ट के काउंटर पर ध्यान दीजिए। वे बताते हैं कि इसी दौरान अमेरिका का रणनीतिक तेल भंडार रिकॉर्ड गति से खाली हो रहा है, जो इशारा करता है कि स्थिति काफी अस्थिर और जोखिम भरी है। भाग 2, अर्थव्यवस्था पर अलग अलग विचार। खैर, अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर हम घरेलू मोर्चे की ओर बढ़ते हैं, जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक भयंकर बहस छिड़ी हुई है। यहां प्रशासन के आर्थिक नैरेटिव को समझना बहुत जरूरी है। ट्रंप दावा करते हैं कि उनका कार्यकाल अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वर्ण युग था। उनका कहना है कि उन्हें पहले से ही उच्च कीमतें विरासत में मिली थीं, जिन्हें उन्होंने कम किया, और जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तब मुद्रास्फीति केवल 1.6% थी। अब ट्रंप के इन आशावादी आंकड़ों, जैसे फैक्ट्री निर्माण में वृद्धि को होस्ट की तीखी आलोचना के सामने रखकर देखिए। होस्ट का साफ तौर पर तर्क है कि ट्रंप को असल में एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था, यानी एक एकदम सेट और स्थिर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, और उनके फैसलों ने मुद्रास्फीति को और खराब कर दिया। आप देख सकते हैं कि एक ही अर्थव्यवस्था को लेकर 2 कितने अलग नजरिए मौजूद हैं। भाग 3, 6 जनवरी का मुआवजा फंड। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे विवादास्पद घरेलू विषयों में से एक की ओर रुख करते हैं। 6 जनवरी के प्रतिभागियों के लिए प्रस्तावित मुआवजे की बात। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $1.8 बिलियन। न्याय विभाग के इस प्रस्तावित भारी भरकम फंड पर रिपोर्टर्स लगातार तीखे सवाल उठा रहे हैं। टैक्स पेयर्स के पैसे का ये इस्तेमाल एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। यहां आपको दोनों पक्षों का सीधा टकराव देखने को मिलेगा। CNN की कैरोलाइन कॉलिंस पूछती हैं कि जब आम अमेरिकी ग्रोसरी का खर्च उठाने में संघर्ष कर रहे हैं तो पुलिस पर हमला करने वालों को टैक्स पेयर्स का पैसा देना कैसे सही है। इसके जवाब में वेंस का बचाव है कि वे किसी को आंख मूंद कर पैसे नहीं बांट रहे, बल्कि हर मामले की अलग से जांच कर रहे हैं, ताकि ये देखा जा सके कि क्या सरकार ने किसी के साथ अनुचित व्यवहार किया है।
वेंस इसे एक साथ दो काम करने की क्षमता कहते हैं। उनका तर्क है कि प्रशासन एक ही समय में दुर्व्यवहार के शिकार लोगों को न्याय दे सकता है और साथ ही ऐसी नीतियां भी ला सकता है जो आम जनता को फायदा पहुंचाएं। उदाहरण के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के लिए $40 बिलियन का फंड, या ओवरटाइम और टिप्स पर टैक्स खत्म करना। लेकिन इस बचाव का जो सबसे विवादास्पद हिस्सा है वो है वेंस का ये दावा। उनका कहना है कि 6 जनवरी के जिन प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप को वोट दिया, उन्हें मीडिया या समाज से कभी सहानुभूति नहीं मिलती, भले ही उन्हें उनके अपराधों के मुकाबले बहुत ज़्यादा भारी सजा दी गई हो। जाहिर है, इस बयान से राजनीतिक ध्रुवीकरण और भी गहरा हो गया। भाग 4, राष्ट्रपति के कार्यों का बचाव। इस एक्सप्लेनर के अंतिम हिस्से में हम डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत कार्यों, बयानों और उनके समर्थकों द्वारा किए जा रहे बचावों का विश्लेषण करेंगे। स्रोत सामग्री में इस खास क्लिप को हाईलाइट किया गया है। सोचिए, देश गंभीर राष्ट्रीय संकट का सामना कर रहा है, भाषण उसी के लिए है, लेकिन तभी ट्रंप अचानक झंडे के खंभों की क्वालिटी और अपनी जानकारी पर बात करने लगते हैं। ये उनके संवाद करने की उस अनूठी और अप्रत्याशित शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है जिस पर अक्सर चर्चा होती है। अब जब ट्रंप पर सत्तावादी होने के आरोप लगते हैं तो वेंस एक बहुत ही दिलचस्प तुलना का सहारा लेते हैं। उनका कहना है कि जो लोग अमेरिका में ये कहकर विरोध करते हैं कि हमें कोई राजा नहीं चाहिए, वे ही लोग ब्रिटिश राजशाही के किंग चार्ल्स के आने पर खड़े होकर तालियां बजाते हैं। इस तरह वे अपने विरोधियों पर पाखंड का आरोप लगाते हैं। अब आते हैं उस तथ्य पर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। आंकड़ों के मुताबिक ट्रंप ने पहली तिमाही में 3,800 स्टॉक ट्रेड किए, यानी औसतन हर 9 मिनट में एक ट्रेड। संवाददाताओं ने इस पर तीखे सवाल पूछे कि क्या एक राष्ट्रपति का इतने बड़े पैमाने पर स्टॉक ट्रेडिंग करना उचित है। इस पर वेंस का बचाव काफ़ी बहुस्तरीय है। वे स्पष्ट करते हैं कि ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठकर अपने फ़ोन से डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भारी ट्रेडिंग स्वतंत्र वेल्थ एडवाइजर्स द्वारा की जा रही है। और बात को संतुलित करने के लिए वे ये भी जोड़ते हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस के सदस्यों की व्यक्तिगत स्टॉक ट्रेडिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का समर्थन करती है। चर्चा के दौरान एक रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि क्या ट्रंप विदेशी नीति, खासकर ईरान पर फैसले लेते समय घरेलू आर्थिक समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। वेंस इसका कड़ाई से खंडन करते हैं और जोर देकर कहते हैं कि इन मामलों में उनका मुख्य फोकस विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, न कि केवल इसके आर्थिक पहलुओं पर। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू मुद्दों को लेकर इतने तीव्र और एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत नैरेटिव चल रहे हों, तो कोई भी आम मतदाता या दर्शक सच्चाई तक कैसे पहुंच सकता है? इन आख्यानों को समझना उस दिशा में केवल एक पहला कदम है, लेकिन ये सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।